नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये सेशन इकोनॉमी का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये जो सेशन है ये 2 टाइप के लोगों के लिए, एक तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी ये सेशन आपके काम आएगा। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी, बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये पूरा इकोनॉमी का कोर्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए काफ़ी काम का है। इस कोर्स में हम विभिन्न पेपरों में आए हुए क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो सीडीएस में हो, या चाहे वो एसएससी में हो, या कुछ क्वेश्चन जो बैंक में आए या आरबीआई ग्रेड बी में आए, इवन दो ईपीएफओ तक के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा एक कंबाइंड कोर्स रहेगा। ठीक है? हर दिन हम आधा-आधा घंटे का वीडियो पोस्ट करेंगे आपके लिए। ठीक है? तो जहाँ तक हो सके रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इकोनॉमी बेसिक्स टू एडवांस। सही। तो इसमें हम सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं मनी की। देखिए मनी पैसा, सही है, जो हम समझते हैं। तो मनी इवॉल्व ह्यूमन के साथ हुआ। सही। स्टार्टिंग में जो ह्यूमन ट्रेड करता था उसका मनी से कोई लेना देना नहीं था। स्टार्टिंग में हम लोग बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम अगर हम बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में समझें तो बार्टर सिस्टम का मतलब है एक सामान दे और दूसरा ले। सही। जैसे अगर मुझे प्याज लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास प्याज है, और बदले में क्या वो लेना पड़ेगा उससे, उसे क्या देना पड़ेगा जो उसे चाहिए। सही है। जैसे मान लीजिए मुझे प्याज चाहिए और किसी को टमाटर चाहिए, और मेरे पास टमाटर है, तो मैं उसको ढूंढूंगा, तो मैं उसे टमाटर दे दूंगा, वो मुझे बदले में क्या दे देगा, प्याज दे देगा। सिंपल। तो ऐसा बार्टर सिस्टम चलता था। अब अगर आपने एग्जाम्पल ही ध्यान से सुना है तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको प्याज के बदले टमाटर का ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे पास टमाटर है ऑफर करने के लिए, और अब मुझे क्या चाहिए, प्याज। समझ रहे आप? तो अगर सामने वाले के पास प्याज है और मेरे पास वो चीज नहीं है जो उसे चाहिए, मान लीजिए उसे सेब चाहिए, मेरे पास सेब ही नहीं, मेरे पास तो टमाटर, तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। थोड़ा सा एक मिनट दीजिए। तो पहली प्रॉब्लम जो मनी के उदय होने के लिए इंपॉर्टेंट थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। सही। तो बार्टर सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सही। ठीक। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सही। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम है ये हो रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये भी बहुत असामान्य सी चीज है कि अगर मैं मुझे बदले में कुछ देना ही है तो सर्विस जैसी चीजें, यानी इकोनॉमी डेवलप कैसे हो पाएगी। जैसे समझिए, अगर मेरे पास ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं, सही है, तो सामने वाला जो है वो क्या करेगा, वो मुझे वो सामान नहीं देगा जो मेरी बेसिक नीड है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं किसी बैंक में काम करता हूँ, सपोज, पहली बात तो बैंक ही नहीं होगा, सही है, तो स्टोरेज हाउस होंगे, समझ लीजिए, तो मैं वहां काम करता हूँ, तो मैं कोई स्पेशलाइजेशन वाला काम ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पैसा ही नहीं है। सही है। आज लोग स्पेशलाइजेशन वाला काम क्यों कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वो जो भी काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, और वही पैसे के यूज करके वो लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान ले आते हैं। जैसे उन्हें आलू चाहिए, प्याज चाहिए, तो बदले में वो क्या देगा, पैसे दे देगा। और पहले ये प्रॉब्लम भी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है, मनी विदाउट मनी जनरलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, पर मनी के आने से स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। तो आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाएगा, सही, उसे मार्केट में सेल करेगा, और उसे बदले में क्या मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, और उस पैसे से वो मनचाहा काम कर सकता है। तो मनी ने क्या करा, इकोनॉमी को डेवलप होने का भी जो है कारण बना मनी। सही है। तो मनी ने क्या करा कि इकोनॉमी को डेवलप किया। सही। वरना आज भी हम वही प्राइमरी इकोनॉमी में होते। प्राइमरी इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वही एग्रीकल्चर में खेती कर रहे होते वही, क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम होता तो हर आदमी क्या सोचता कि मैं अपने घर ज्यादा से ज्यादा सामान उगाऊं। भाई मैं ऑप्शन लिमिटेड क्यों रखूं, मैं टमाटर ही क्यों उगाऊं, मैं प्याज भी वो उगा लेता हूं, मैं सेब भी उगा लेता हूं, सब। तो बेसिकली प्राइमरी इकोनॉमी रहती। लोग आज भी जानवर पाल रहे होते हैं,
ये अधिकतर मात्रा में। जैसे पहले के ज़माने में होता था, वो लोग अमीर होते थे जो ज़्यादा खेती करते थे, या वो लोग अमीर होते थे जो क्या करते थे कि उनका खूब मवेशी होते थे। पर आज के ज़माने में क्या, अमीर कौन है? जो टेक्नोलॉजी कंपनी के ओनर है या बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर है, और वो कुछ खेती भी नहीं करते। तो ठीक, तो ये मनी ने प्रमोट किया। तो कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मनी का डेवलपमेंट हुआ। विदाउट प्रॉब्लम तो कुछ होता ही नहीं। सही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मनी का फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनी के फंक्शन को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। ये जो पहले लिखे हैं ये मनी के प्राइमरी फंक्शन। तो हमारे सामने क्या लिखा है? मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? जैसे वैल्यू और प्राइस में अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। प्राइस क्या होता है? प्राइस तो जैसे एक बहुत मशहूर इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा है प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। समझ रहे आप? तो ऐसा हो सकता है, जैसे पुराने समय में क्या होता था, जब कोहिनूर मिला था तब किसी को ये पता नहीं था कि कोहिनूर इतना महंगा होगा। और आज क्या है कि कोहिनूर की जो वैल्यू है वो हर साल बढ़ती है। तो ये है प्राइस हमने जो एक बार पे किया, और वैल्यू क्या है जो हमारे पास हमेशा रहेगी। एक बहुत ही बेसिक अंतर हम समझे तो मनी क्या करता है? वैल्यू मेजर करता है। पर वैल्यू किसकी? मेन अगर हम बात देखें तो किसी भी चीज की, सही है, किसी भी चीज की वैल्यू हमें कैसे पता लगती है? मनी से। जैसे एक बात समझिए कि कोई बुक है, मान लीजिए कोई बुक है, तो वो कोई किताब 10 रुपए की भी आती है, कोई किताब 1000 रुपए की भी आती है, और कई किताबें तो ऐसी भी है जो हजारों लाखों रुपए की है। तो ये जो वैल्यू आई कि ये किताब 10 रुपए की होनी चाहिए, ये 1000 रुपए की होनी चाहिए, ये 15,000 की होनी चाहिए, ये कहाँ से आई? ये जो मेजर करता है वो मनी है। सही है, ये मनी है। अब इसी को आप ऐसे समझ लीजिए, एक कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए टाटा मोटर्स का कोई प्लांट है। तो जो सैलरी प्लांट में काम करने वाले व्यक्ति की होगी, वो सैलरी कभी भी सीईओ की नहीं हो सकती। काम तो वो दोनों बराबर ही करते हैं मोटा माटी देखा जाए। सही। तो सीईओ भी मान लीजिए 12-15 घंटे देता है, एक वर्कर भी 12-13 घंटे दे रहा है। तो कहने का क्या है कि वर्कर की सैलरी 40-50 हजार है, सीईओ की पर मंथ सैलरी 4 करोड़ 5 करोड़ है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है बिकॉज द वैल्यू ऑफ वर्क दे आर डूइंग। सीईओ पूरी कंपनी मैनेज कर रहा है, और जबकि वो वर्कर अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसके काम की कोई वैल्यू नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी की नजरों में उसके काम की वैल्यू कम है, इवन दो उसके मन में भी, उसकी नजरों में भी उस काम की वैल्यू कम है, इसीलिए तो 40,000 रुपए ले रहा है। सही। तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू यानी वो हम क्यों कर पाए? मनी की हेल्प से। अच्छा, अगर हम मेजर कर सकते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मेरी अगर सैलरी, सपोज किसी की सैलरी 40,000 है, तो अगर मेरी सैलरी 40,000 है और 20K क्या मैं बचा सकता हूँ? बिल्कुल बचा सकता हूँ। 20,000 का मैंने खर्चा किया, 20,000 बचा ली। तो मैं बचा क्यों पाया? क्योंकि मेरे पास 20,000 कैश है, ये अकाउंट में पैसे। सही है, तो वो कैसे हो पाया? मनी की वजह से। मान लो बार्टर सिस्टम होता तो मैं टमाटर नहीं बचा पाता, क्योंकि टमाटर तो पेरिशेबल कमोडिटी है, वो 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में तो खराब हो ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यही प्रॉब्लम है। पर पैसा कभी खराब नहीं होता। सही। तो ये पहली चीज। अच्छा, इन दो प्राइमरी फंक्शन की वजह से मीडियम दो मतलब कई और फंक्शन भी है। सही। तो 3 सेकेंडरी फंक्शन है। अच्छा, ये कैसे होता है? तो बहुत सिंपल एग्जांपल में हम समझते हैं। जैसे आप कार खरीदते हैं, तो कार आप लोग इसलिए नहीं खरीद रहे होते कि उन्हें एसी में बैठना है। भाई एसी में बैठना है तो एसी खरीदते। पर कार में अगर एसी है तो ये क्या है? ये सेकेंडरी फंक्शन। कार का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कार का प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? कि भाई उसमें एसी है, उसमें बढ़िया सीटें हैं, सही, उसमें डीजे सिस्टम है। तो ये सब क्या है? ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया कार। तो प्राइमरी फंक्शन की वजह से कई बार सेकेंडरी फंक्शन जनरेट होते हैं। ऐसा ही सेम मनी के साथ भी हो रहा होता है। मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू की वजह से मनी के क्या है? सेकेंडरी फंक्शन जनरेट हुए। तो मनी के सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। सही है, ये ध्यान रखना। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये भी प्राइमरी फंक्शन ही है। सही है, यहां केवल 2 प्राइमरी फंक्शन है, मैं उनमें सर्किल लगा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ये पहला प्राइमरी फंक्शन है और ये दूसरा प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन 1 और प्राइमरी फंक्शन 2। और जो सेकेंडरी फंक्शन है वो उसके नीचे लिखे हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू की वजह से हम स्टोर कर पाए,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से हम वैल्यू को ट्रांसफर कर पाए। सही, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि यार मुझे सेब खरीदना है, तो आप क्या बोलते हैं, ये सेब कितने रुपए किलो दिया, वो क्या बोलेगा, मान लीजिए वो बोलता है 100 रुपीज पर केजी, तो आप उसको 100 रुपए देते हैं, तब वो आपको क्या देता है, सेब देता है। तो हुआ ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपका पैसे नहीं होंगे तो सेब देगा ही। दैट इज द थिंग। तो दो प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी सेकेंडरी फंक्शन। आगे हम और जानेंगे। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सही है। तो मनी का जो इवोल्यूशन है ना, उसमें स्टार्टिंग में कमोडिटी मनी हुआ करता था। कमोडिटी मनी क्या है, जैसे लोग क्या करते थे ना, एक जगह जैसे अफ्रीका अफ्रीका, वहां क्या होता है कि अफ्रीका के बहुत सारे स्टेट है, सही है, बहुत सारे नेशंस है, वहां क्या होता था कि कॉफी बहुत उगती है, तो वो लोग क्या करते थे, कॉफी में ट्रेड कर लेते थे। सही है। यही साउथ ऑफ वो अमेरिका में भी काम होता था कि वो कॉफी में ट्रेड करते थे। अब ये कैसा होता है, अच्छा कई जगह ऐसा होता था टोबैको में ट्रेड होता था कि 1 किलो टोबैको के बदले 100 बोरी अनाज, 1 किलो टोबैको के बदले 50 किलो चावल, ऐसे। तो टोबैको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, इसको कहते हैं कमोडिटी मनी। अच्छा कमोडिटी में पहले तो टोबैको वेबैको इन चीजों का यूज हो, एग्रीकल्चर कमोडिटी का, और होता क्या है कि कमोडिटी जो है वो और भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर, ये भी कमोडिटी होते हैं। तो लोगों ने ये जाना कि एग्रीकल्चर कमोडिटी तो पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाती है, इससे बढ़िया गोल्ड और सिल्वर का यूज करो, तो गोल्ड और सिल्वर का यूज करने लगे। तो गोल्ड नगेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये गोल्ड नगेट का यूज होने लगा। अब बाद में क्या हुआ कि फिर मेटेलिक वो मनी आ गया। मेटेलिक मनी मतलब गोल्ड के सिल्वर के कॉइन आने लगे। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो गोल्ड का जो मतलब भारत में जो पहला सोने का सिक्का आया, वो जो है कुषाण किंग्स के समय में आया। फिर जो हमारे बहुत ही सुंदर सोने के सिक्के होते थे वो गुप्त वंश के वो होते थे। उस समय तो क्या होता था, सोने के सिक्कों में राजा अपनी मुहर लगाता था। सही, कई बार तो गुप्त काल के ऐसे सिक्के भी पाए गए जिसमें क्या है कि राजा और रानी की फोटो है, राजा वीणा बजाते हुए दिखता है, तो बहुत ही सुंदर सिक्के। सही, बाकी सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो इसका एग्जांपल है शेरशाह सूरी के रुपये। सही, तो ये सब आपको हिस्ट्री में काम आएगा। तो मेटेलिक मनी फिर चला, सही, पूरी दुनिया में। तो आप ऊपर देख रहे होंगे ये फाइन सिल्वर है, ये यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो उधर वो सिल्वर कॉइन है। ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं ये गोल्ड नगेट है। तो कई समय वो क्या हुआ कि पहले सिक्के नहीं होते थे, तो गोल्ड नगेट मतलब इतना गोल्ड नगेट है तो इसके बदले इतना वो मिलेगा, खाना मिल जाएगा, या इतने सेब मिल जाएंगे, इतनी कुछ और कमोडिटी मिल जाएगी, ऐसा चलता था पहले। फिर आया मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी का आज भी एग्जांपल है, जैसे आप सिक्के देखते हैं फुल बॉडी कॉइन जो होते हैं। सही है, फुल बॉडी कॉइन का मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए। फुल बॉडी कॉइन का मतलब होता है फुल बॉडी कॉइन। फुल बॉडी कॉइन क्या होते हैं, जैसे आप वो समझिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन। अब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन का मतलब, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन में इंबेडेड वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अरे जैसे मान लीजिए अकबर ने कोई सोने का सिक्का निकाला, तो लोग अकबर का सोने का सिक्का चाहे अब ना चलता हो, लेकिन वो सोने की तो वैल्यू है, तो इसका मतलब उस सिक्के में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। अच्छा आज आपके पास जो 5 रुपए का सिक्का है, सही है, अगर सरकार बोल दे कि कल से सिक्के बंद है, तो बताइए उस 5 रुपए की वैल्यू क्या है। सही, कौन मानेगा कि वो 5 रुपए का सिक्का है, उसमें वो इतना हल्का कॉप, अब तो कुपरो निकल आता है, मतलब वो कि कंपाउंड है, वो 1 रुपए में भी ना बिके। सही है, कबाड़ में बेचेंगे तो, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये दो टाइप के हमें दिख रहे हैं कॉइन्स, कौन कौन से, एक तो फुल बॉडी कॉइन और दूसरा टोकन कॉइन। टोकन कॉइन कौन से, जो आज का चल रहे हैं, मतलब सेम सिक्का निकालो उसके ऊपर 100 लिख दो, तो भाई 100 हो गया। पेपर करेंसी आती है जैसे कि, ठीक है, अब वो पेपर करेंसी आ रही है, एक पेपर है, उसमें वो आरबीआई ने प्रिंट करा, उसमें 100 रुपीज लिख दी और नीचे गवर्नर ने साइन कर दिए, तो वो क्या हो गया, इंडिया की करेंसी हो गई। सेम पेपर, सही, एक पेपर में यूएस वाले ने अपने साइन कर दिए तो वो डॉलर हो गया। तो दैट इज द थिंग, है क्या, वो टोकन करेंसी। अच्छा टोकन करेंसी को अगर जैसे मोदी जी आए थे 2016 में, मोदी जी ने कहा भाई बैन हाथ से, तो वो क्या हो गया, वो बंद हो गया, विड्रॉ हो गया। तो अब वो पुराने वाले 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, दैट इज द थिंग। तो सरकार क्या कर सकती है, कभी भी डिमोनेटाइजेशन कर सकती है टोकन करेंसी का, पर सरकार किसका डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकती, जो फुल बॉडी कॉइन है। फुल बॉडी कॉइन में गोल्ड की वैल्यू है ना, लोग वापिस ही नहीं करेंगे, दैट इज द थिंग।
तो यही बात समझ में कि सिक्के किस, अब कुछ और टाइप के भी होते हैं जैसे पेपर करेंसी, दिख रहा होगा आपको, सही। तो पेपर करेंसी हो गई। दूसरा क्या है, आजकल और एडवांस समय चल रहा है, तो उसमें क्या हो गया है, जैसे बैंक मनी भी एक टाइप का मनी होता है। बैंक मनी का मतलब जैसे आप क्या देते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट देते हैं। तो चेक क्या होता है, चेक भी एज अ मनी काम करता है। अब मेरे घर कोई आया, बोला साहब आपने 1 लाख रुपए देना है, तो मैंने बोला लो यार 1 लाख का चेक ले लो, तो क्या वो मनी की तरह काम करा, नहीं करा? हाँ, वो मेरे से दोबारा तो नहीं मांगेगा ना, वो बोल देगा, मैं ये बोल दूंगा ये लो 1 लाख का चेक अपने अकाउंट में ले लो, दिक्कत क्या? सही है। तो ये आपको बगल में देखिए चेक की इमेज भी दिख रही है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ। ये चेक है, एक बेसिक चेक है। तो ये तो अब पुराने चेक है, लेकिन इसमें आप ये एक जगह देख रहे होंगे, सही है, ये एक जगह देख रहे होंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है। ये तो बेसिकली चेक का नंबर है, और ये बेसिकली क्या है, MICR कोड है, सही। अब ये ऐसे चेक होते हैं, देखो, सही है। अब चेक, एक तो चेक होता है, दूसरा डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में एक बेसिक अंतर अगर हम समझे मोटा माटी, तो वो क्या है कि डिमांड ड्राफ्ट में जो है वो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है, चेक में ऐसा नहीं होता। चेक इसीलिए डिफॉल्ट हो सकते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट रियरली डिफॉल्ट होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा ही नहीं बैंक अगर आपके खाते में पैसे नहीं होंगे या आप कैश जमा नहीं कर रहे होंगे। ये हो गई एक चीज, सही। चलिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये बहुत ही पॉपुलर है आज के जमाने में, अब तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बिटकॉइन। ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन की करेंसी है, सही है। अक्सर बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है, पर क्या होता है जैसे दुबई वुबई के इलाके में आप बिटकॉइन प्रिंट भी करा सकते हो, दैट इज द थिंग। तो ये एक बिटकॉइन करेंसी है। ये क्या है, ये है डेबिट कार्ड, सही। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब ऐसे ही दिख रहे होते हैं, ये भी बैंक मनी का ही टाइप है। तो ये हो गए हमारे टाइप। अब आजकल डिजिटल मनी भी चल रहा है। डिजिटल मनी का एग्जांपल क्या है, अभी बताया बिटकॉइन। दूसरा CBDC। CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये अभी RBI के द्वारा निकाला गया था एक, भारत में भी, सही है। उसका नाम क्या है, ई रूपी, ई रूपी। तो ये सब अलग अलग मनी के टाइप है, ठीक। तो ये हम लोग ने समझ लिया। अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं पेपर मनी के लिए, सही। पेपर मनी के बारे में, पेपर मनी के बारे में बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि पेपर मनी अभी चल रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मनी है, सही। तो पेपर मनी के भी 2 टाइप होते हैं, सही। तो पेपर मनी का जो पहला टाइप होता है जो आपको जानना आवश्यक है, इसका पेपर, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में काफी जिक्र मिलता है, और ये पेपर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट जो है पेपर मनी का, वो है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है जैसे करेंसी बाय रूलर। रूलर मतलब जो किसी भी जगह का को रूल कर रहा है, उसके द्वारा जो करेंसी है उसको कहते हैं फिएट मनी। जैसे भारत में क्या है, भारत में रुपया चलता है, किसने बताया? भारत में रुपया चलता है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ की सरकार द्वारा निर्धारित करेंसी। RBI को सरकार ने अधिकृत किया, ऑथोराइज करा कि आप करेंसी निकालिए। उन्होंने करेंसी निकाली और वो क्या थी, रुपया थी, दैट इज द थिंग। तो इसको कहते हैं फिएट मनी। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं समझने के लिए कि क्या डॉलर फिएट मनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्योंकि डॉलर किसने निकाला है, यूएस के फेडरल रिजर्व ने, सही है। तो फिएट मनी का सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि फिएट मनी वो करेंसी होती है जो RBI या किसी भी जगह का रूलर, सही है, किसी भी जगह का सेंट्रल बैंक निकालता है, वो क्या है, फिएट मनी। अब एक चीज होती है लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए जो डेफिनेशन। लीगल टेंडर का ये मतलब है कि अगर कोई भी क्लेम है तो वो इस करेंसी में सेटल किया जा सकता है। जस्ट सपोज आप कहीं जा रहे थे, गलती से क्या हुआ, आपकी कार से किसी का कुत्ता टकरा गया और उसकी डेथ हो गई। अब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, लाइफ को तो हम भाई दोबारा अब उसको आप पैदा तो कर नहीं सकते। अब क्या करेगा वो व्यक्ति, क्लेम करेगा। क्लेम क्या करेगा कि ड्यू टू हिज व्हीकल माई डॉग इज डेड। तो इसके बदले वो क्लेम आपसे मांगेगा कि मुझे इतना कंपेंसेशन चाहिए। अच्छा, वो सेटलमेंट किस में होगा, अगर वो इंडिया में हो रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये जो डॉग है इसकी कीमत $10,000 है, तो ये नहीं कह सकता। क्यों? उसका रीजन है, डॉलर इंडिया में लीगल करेंसी नहीं है। अगर उसे कंपेंसेशन लेना है तो वो किस में लेगा, वो लेगा रुपये में। अब जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या बहुत सारी मोटर इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, उसमें कंपेंसेशन निर्धारित होता है पहले से। 10 लाख की आपने इंश्योरेंस ली, 12 लाख की ले ली, 1 करोड़ की ले ली लाइफ इंश्योरेंस, तो क्या होगा, कंपेंसेशन पहले से डिटरमाइन है।
और कंपनसेशन किस में होता है? इंडिया में रुपी में। दैट इज द थिंग। तो इंडिया में लीगल करेंसी क्या है? लीगल टेंडर क्या है? रुपी। अच्छा, क्या इंडिया में डॉलर लीगल करेंसी है? नो, वो नहीं, लीगल टेंडर नहीं। सही। क्या लीगल वर्ड को समझिए, लीगल का मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास डॉलर होगा तो मुझे सरकार पकड़ लेगी, बिल्कुल नहीं। एक सीमा से ऊपर होगा तो जरूर पकड़ लेगी, अकॉर्डिंग टू फेमा रूल्स। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो जितने भी क्लेम्स है वो किस में सेटल होंगे? लीगल टेंडर में। और एक कंडीशन समझ लीजिए, फिएट मनी ही लीगल टेंडर हो सकता है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। फिएट मनी ही लीगल टेंडर हो सकता है, रिवर्स ट्रू नहीं। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। जो किसी भी देश की सरकार ने निकाला है वो क्या होता है? सही है, वो और लीगली वैलिड होना चाहिए, वो लीगल टेंडर होता है। अच्छा, क्या इसमें एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, एक्सेप्शन हमेशा ही होंगे। क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रही है। कई देशों ने क्या करा, बिटकॉइन को अपने वहां लीगल टेंडर बना दिया। अब बिटकॉइन तो किसी सरकार ने तो निकाला नहीं, सही है। तो एक कंट्री है जैसे एल सेल्वाडोर, अभी आगे पढ़ेंगे हम। एल सेल्वाडोर ने क्या करा, अपने वहां बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। क्या वो फिएट मनी है? क्या वो किसी रूलर ने निकाला है? आंसर है नो। तो वो फिएट मनी नहीं है, पर तब भी वो लीगल टेंडर है। पर कहां? वो लीगल टेंडर है एल सेल्वाडोर में। क्या वो लीगल टेंडर इंडिया में है? द आंसर इज नो। सिंपल। तो पेपर मनी के दो टाइप होते हैं, फिएट मनी और लीगल टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर में भी दो चीजें, एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर और एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखिए, लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। लिमिटेड और अनलिमिटेड का ये है कि अगर मेरे पास रुपए मतलब सिक्के सिक्के कॉइन्स है, तो मैं उसमें एक निश्चित मात्रा तक ही सेटल कर सकता हूँ। मतलब किसी ने आपसे 1 करोड़ रुपए मांगे, सही, तो आप उसे सिक्के में पे नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कर भी दिया, सही, वो मना कर सकता है। तो लिमिट है, लिमिट कितनी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर 1 रुपए का सिक्का है तो आप वो 1000 रुपए तक उसमें सेटल कर सकते हैं, सही। 1000 से ऊपर, जैसे मामला 10,000 चले गया और आपने 10,000 सिक्के दे दिए, अब वो कहां तक गिनते बैठेगा? तो उसमें एक लिमिट लगाई। अच्छा, सामने अगर सामने वाला लेने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई दिक्कत, ठीक। सामने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक। अब इसमें भी क्या है, भारत में सिक्के कहां से कहां तक चलते हैं, मतलब क्या रेंज है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो सबसे छोटा सिक्का है वो 50 पैसे का है। अभी मार्केट में आपको चाहे 50 पैसे दिखते ना हो, पर लीगली अभी भी कॉइनेज एक्ट, एक एक्ट है भारत में, कॉइनेज एक्ट, उस एक्ट के हिसाब से अभी भी जो है 50 पैसे का सिक्का वैलिड है। और कहां तक के सिक्के बनाए वो जा सकते हैं कॉइनेज एक्ट के अनुसार? 1000 रुपए तक। तो 1000 रुपए के सिक्के भारत में लीगली वैलिड है, ठीक। ये हो गया। इसकी एक लिमिट है, यस लिमिट है, अभी मैंने बताई आपको। अब क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? करेंसी नोट, ठीक। तो आरबीआई एक्ट में, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 में क्या लिखा है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हमने करेंसी नोट को डाला है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 2017 में क्या हुआ, सरकार काफी ज्यादा ब्लैक मनी को लेकर उन्होंने एक लॉ लाया, सही। तो वो लॉ लाए और उन्होंने क्या करा, एक फाइनेंस एक्ट में, सही, फाइनेंस एक्ट में एक लिमिट बना दी, फाइनेंस एक्ट में एक लिमिट बना दी। अच्छा, वो लिमिट फाइनेंस एक्ट 2017 का एक अमेंडमेंट आया, 2017 का एक अमेंडमेंट आया, और उन्होंने क्या करा, इसमें एक लिमिट बांध दी। लिमिट क्या है कि कैश में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, कैश मीन्स रुपीस, तो 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रांजेक्शन। अगर 2 लाख से ऊपर का है तो यूज बैंक चैनल्स, आइदर डू नेफ्ट और डू आरटीजीएस। वाई? बिकॉज टू कर्ब द ब्लैक मनी, ये काले ब्लैक मनी को रोका जा सके। तो अब बड़ा अमाउंट है तो क्या होगा, हाँ, तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि बैंकिंग चैनल के थ्रू जाओ ताकि हम ट्रैक कर सके कल को। दैट इज द थिंग, ठीक। तो अगर आपने 2 लाख से ऊपर कोई भी चीज कैश में ली तो क्या होता है, सरकार उतना ही फाइन लगा देती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक चीज, ठीक। अब इसमें जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 रुपए का सिक्का अभी भी क्या लीगली वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। 2011 में यही क्वेश्चन सीडीएस में आ गया, ठीक। और भारत में सबसे कम डिनोमिनेशन का अगर कोई कॉइन एक्सेप्टेबल है तो वो क्या है, 50 पैसे, ठीक ठीक। आरबीआई के हिसाब से ये अभी भी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जो है अपनी जो करेंसी है जो चल रही है उसको सरकार वापस ले लेती
सही है। जैसे अभी एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, ये तो बिल्कुल बहुत ही लेटेस्ट है। अब तक के इतिहास में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो गया, 1946, 1978, 2016, 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। सही, तो ये फैक्ट आता है, ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, 1946, 1978 और 2016, ये 3 है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर फ्रॉम द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से हम क्या करें, लीगल टेंडर को हटा दें। तो उस समय क्या हुआ था 2016 की अभी जो लेटेस्ट बात है, उसमें 500 और 1000 के नोट को जो है वो उन्होंने टेंडर से हटा दिया था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेंगे, 150 इनके नोट्स चलते रहे। बाद में वो उन्होंने नया नोट ले आए, किसका, 2000 का एक नोट लाए थे और 500 का नया नोट लाए थे। इसको कहते हैं रीमोनेटाइजेशन। एक तो हुआ डीमोनेटाइजेशन, विड्रॉल ऑफ करेंसी, एक हुआ रीमोनेटाइजेशन। तो ये दूसरी चीज हो। अब बीच में अभी क्या हुआ था कि 2000 रुपए की करेंसी भी उन्होंने विड्रॉ करी। अब मैं यहाँ विड्रॉ वर्ड का यूज कर रहा हूं, मैं डीमोनेटाइजेशन नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने कहा नहीं, और जो ऑफिशियल डेटा है हम तो वही बोलेंगे। आरबीआई के गवर्नर से पूछा गया क्या ये डिमोनेटाइजेशन है, उन्होंने कहा नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं, ये विड्रॉल ऑफ करेंसी। क्योंकि 2000 का नोट जो है वो काफी बड़ा नोट है, सही है। तो इससे ब्लैक मनी को क्या मिल रहा था, ब्लैक मनी को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, वो वापस ले लिया। तो उनसे पूछा गया कि आप लाई क्यों, तो उन्होंने कहा हम लाई इसलिए बिकॉज 500 और 1000 जो है वो 86% ऑफ द करेंसी थे उस टाइम पे। तो अब जब हम नई करेंसी छाप रहे थे, तो नई करेंसी को छापने में लगता है वक्त, तो हमने क्या सोचा कि 2000 के नोट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें समय मिल जाएगा। अब मार्केट में 500 के नोट प्रॉपर मात्रा में है, तो हम 2000 का नोट विड्रॉ कर। तो शुरू शुरू में तो क्या हुआ था कि आप बैंक में उसको जमा कर सकते थे कितनी भी, उसमें कोई लिमिट नहीं थी, सही। अब एक सर्टेन डेट के बाद, शायद 30 सितंबर थी 2023, पिछले साल की बात है, बाद में इसको आरबीआई ने एक्सटेंड भी करा। अब तो लेकिन वो एक्सटेंशन खत्म हो गया। तो अब आपके पास अगर 2000 के नोट है तो पर डे आप आरबीआई में जाके चेंज करा सकते हैं। इसकी लिमिट है 20,000 के आसपास, सही। तो ये कोई फैक्ट याद करने का नहीं, क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई और डिमोनेटाइजेशन से की बात। अब अभी मैंने बोला था हम बैंक मनी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर हम करते रहेंगे बीच बीच में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहे। अगर आपसे कोई पूछे क्या 2000 फिएट मनी है, 2000 का नोट, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि सरकार के द्वारा लाया गया था। क्या लीगल टेंडर है? यस। क्या ये विड्रॉ कर लिया है? यस। क्या 2000 का नोट डिमोनेटाइजेशन हो गया, डिमोनेटाइज हो गया? तो आंसर है नॉट येट। वाई? बिकॉज आरबीआई गवर्नर इज सेइंग सो, सिंपल, सही। अब बैंक मनी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बैंक मनी का, एक तो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का क्या है, ये एक्ट लाए थे हमारे ब्रिटिश काल का समय का एक्ट है, क्योंकि भारत की आज़ादी कब हुई थी, 1947। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्ट काफी पुराना है। ठीक, तो ये लाया गया था वायसराय रिपन के द्वारा। ठीक, वायसराय रिपन के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको, मैं लेट मी चेंज द पेन। तो ये जो एक्ट लाया गया, ये लाया गया रिपन के द्वारा, वायसराय रिपन के द्वारा। वो क्यों लाए? क्योंकि उस समय ऐसा था कि देखिए वो चाहते थे कि चेक का यूज बढ़े, सही, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इतना बल्क में पैसा ले जाना मुश्किल होता था। पर लोग क्या करते थे, ऐसे ही चेक काट देते थे। आज भी ऐसे ही होते, चेक काट देते, खाते में पैसा ही नहीं, तो चेक बाउंस हो जाते थे। तो जो चेक बाउंस हो जाते थे उसको काउंटर करने के लिए कि लोग चेक को क्या करें, एज अ सीरियस इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करें, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाए। तो अब चेक बाउंस होता है तो क्या होता है, हाँ, जेल हो सकती है, सही। तो वो ये कहाँ लिखा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा। अब ये चेक है मेरे सामने, थोड़ा सा चेक के बारे में वो जान लेते हैं, बेसिक सी चीजें, सही है। अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, सही है। यूपीएससी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले ये नीचे नंबर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, ये सब क्या है, ये तो चेक का नंबर है, सही। ये चेक का नंबर है। ये अभी मैंने बात करी थी MICR कोड है, देखो। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। कितने अंक का होता है ये कोड, 9 डिजिट का। तो दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो, सही है, 9। अच्छा, एक चीज ऊपर और लिखिए, मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये दिख रहा है आपको IFSC कोड, सही है। तो यहाँ लिखा है SBIN 000148, सही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि IFSC कोड जो है वो क्या होता है,
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, ये इसकी फुल फॉर्म है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये पिन कोड की जरूरत है। जैसे आपने चिट्ठी भेजी कहीं तो भाई पिन कोड लगेगा, वरना वो चिट्ठी जाएगी किधर। तो ये तो भारत में तो बहुत सारे हैं, तो पोस्टल सिस्टम ने पिन कोड बनाए जगह जगह की। तो जैसे अभी आपको दिल्ली भेजना है तो 110001 लग जाएगा, इट डिपेंड्स। तो वैसे ही क्या होता है, किस बैंक में भेजना, सही, ऊपर हमने चेक काट दिया किसी को दे दिया, तो वो तो उसका बैंक का खाता मान लीजिए एक्सिस बैंक में, तो उसे क्या पता कि कौन सी ब्रांच से चेक कटा है। तो ये वो दिया कि स्टेट बैंक का चेक है और किस ब्रांच से कटा। तो आईएफएससी का काफी वो यूज है। चेक में इसका इतना यूज नहीं होता जितना यूज इसका नेफ्ट और आरटीजीएस में होता है। वहां तो बिना आईएफएससी कोड डाले वो पेमेंट ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप जहां से आप पेमेंट भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो ये कैसे पता लगेगा, कौन सा बैंक, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, कौन सी ब्रांच। तो ये जो यहाँ लिखा है SBIN, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नंबर 148 लिखा है, दैट इज द थिंग, सही। तो 11 डिजिट का ये कोड होता है। अब एक और बेसिक सी चीज पढ़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि आज बहुत बेसिक सी चीज है। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, खाते में एक भी रुपया नहीं है भाई, क्रेडिट कार्ड मतलब आपको 1 लाख की लिमिट दे दी, अब आपने जमा तो किया नहीं, लेकिन क्या है, आप 1 लाख रुपए यूज कर सकते। डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता, डेबिट कार्ड में पहले से पैसे होने चाहिए। और अगर आपके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या, खाते में 0 रुपये लेकिन तब भी एक सर्टेन लिमिट तक मैं पैसे निकाल सकता हूँ, सही। तो जैसे क्या होता है, इसी को जैसे अगर मान लो यही क्या है, कोई व्यापारी लेगा तो हम इसको कैश क्रेडिट बोल देते। कैश क्रेडिट मतलब उसको एक लिमिट दे देते हैं 5 लाख की, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है। अब वो जब चाहे यूज कर सकता है, और जितने दिन तक यूज करेगा उतने दिन का ब्याज भरेगा, दैट इज द थिंग। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सेविंग अकाउंट के लिए होता है। तो जनधन योजना आपने सुना होगा, पीएम जनधन अकाउंट होते हैं, तो अगर उसमें आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़िया रहे, मतलब बैंक अगर सेटिस्फाइड है, तो आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है, और वो सर्टेन कंडीशन है, इट डिपेंड्स ऑन बैंक। ओवरड्राफ्ट क्या है, ये फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है कि उसका जो अकाउंट होल्डर है वो क्या कर सके, विड्रॉ कर सके जब उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस, दैट इज द थिंग, बेसिक चीज। अब अभी हमने चेक की बात करी थी ना, अब क्या है, जो लेटेस्ट चेक का सिस्टम है, वो ये जो चेक का सिस्टम है यहाँ ना, ये चेक बहुत एडवांस हो गया। अब देख रहे हो आप कितनी सारी चीजें, अभी हमने वो एक चेक ऊपर देखा था बड़ा प्लेन सिंपल था, अभी बहुत सारी इसमें वो चीजें, क्योंकि ये लेटेस्ट चेक है। ये क्या है, सीटीएस चेक। सीटीएस क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये एडवांस सिस्टम है। तो हम ये देखेंगे कैसे काम करता है। देखो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम समझते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम से पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह चेक भेजने पड़ते थे मैनुअली। अब मैनुअली मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया, उसने चेन्नई अपने बैंक में डाला, अब चेन्नई कितना दूर है, वहां से फिजिकली चेक आएगा, मेरी ब्रांच में जाएगा, सही। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरी ब्रांच में जाएगा, फिर बैंक वेरीफाई करेगा। 10-15 दिन लग जाते थे एक चेक को पास होने, सही, और बाकी पोस्ट का खर्चा अलग। फिर उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जिसका नाम है सीटीएस, सही, 2010 के आसपास ये निकला सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कस्टमर डिपॉजिट करता है चेक अपने बैंक में, बैंक क्या करता है, यहाँ से इमेज भेजता है, सही, कहाँ, क्लियरिंग हाउस को। तो हर जगह क्या होता है, हर बड़ी बड़ी जगह एक क्लियरिंग हाउस होता है, उस क्लियरिंग हाउस में सारे बैंक के लोग बैठते हैं, सही। तो क्या होता है, जैसे अब स्टेट बैंक को मिला, समझ लीजिए स्टेट बैंक को चेक मिला एक्सिस बैंक का, तो उसने वहां क्लियरिंग हाउस में दे दिया। अब उसे क्या पता ये साइन असली है या नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक वाले के पास तो कोई एक्सेस ही नहीं है एक्सिस बैंक का, सही है। तो वो क्या करेगा, एक्सिस बैंक वाले को चेक देगा, बोला भाई चेक करो ये असली है, ये पैसा हमको मिलना चाहिए, अपने वहां से डेबिट करो और मेरे को क्रेडिट करो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने किसी को चेक दिया स्टेट बैंक का, वो चेन्नई ले गया और उसने अपने एक्सिस बैंक में जमा कर दिया। अब वो एक्सिस बैंक को क्या पता कि भैया ये साइन असली है कि नहीं है, ये मैंने ही इशू करा है, सही। तो एक्सिस बैंक वाला क्या करेगा, एक इमेज भेज देगा अपने क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस में क्या करेंगे, जो एक्सिस बैंक वाला जो इमेज है जो एक्सिस बैंक से आई है वो जाके दे दी जाएगी एसबीआई वाले को। सेम एसबीआई वाला भी भेज रहा होगा कुछ इमेज, क्योंकि उसके पास भी तो कई लोग के चेक आए होंगे। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, आपस में अपने अपने चेक ले लेते हैं, अपने अपने चेक को ये वेरीफाई करते हैं, क्योंकि इनके पास तो डेटा है, एसबीआई के पास तो मेरा डेटा ही है ना, तो वो वेरीफाई करेगा, अच्छा ये साइन सही है, इनके अकाउंट में इतना पैसा है, सही, सब हो जाएगा। तो यहां से पेमेंट डेबिट करेगा, उधर क्रेडिट कर देगा, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो प्रेजेंटिंग बैंक होता है, प्रेजेंटिंग अभी इस केस में कौन सा है, मेरे केस में प्रेजेंटिंग बैंक है एक्सिस बैंक, सही। प्रेजेंटिंग बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक, क्योंकि मैंने जो चेक दिया वो प्रेजेंट किसने करा, एक्सिस बैंक ने। ड्रॉई बैंक मतलब पैसा कहां से निकला, मेरे अकाउंट से, तो वो ड्रॉई बैंक कौन सा है, एक्सिस। ड्रॉई बैंक कौन है, एसबीआई, समझ गए।
तो जेठाल मैंने क्या दिया, मैंने किसी को चेक दिया, सही है, मैंने किसी को चेक दिया, वो एसबीआई का चेक था, मैंने सामने वाले को दिया, उसने एक्सिस बैंक में जमा करा, एक्सिस बैंक ने इमेज भेजी, एक्सिस बैंक के प्रेजेंटिंग बैंक, एसबीआई ने मेरे खाते से पैसा उसको भेजा, वो क्या है, एसबीआई ड्रॉई बैंक। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, सही। अब होता कैसा है, ऐसा नहीं होता, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले आप इतना समझ गए, अब ट्विस्ट क्या है देखिए समझ। मान लो दिन भर में ऐसे एसबीआई के पास आए 1000 करोड़ के ट्रांजेक्शन चेक, और एक्सिस बैंक के पास आए 500 करोड़ के चेक, सही है भाई। तो हुआ क्या, 500 करोड़ एसबीआई एक्सिस ने एसबीआई को देने और एसबीआई ने एक्सिस को 100 करोड़ देने, तो पता क्या होगा, तो होता है नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट का मतलब, भाई तू, ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा है, ये 500 करोड़ तू ही रख ले, क्योंकि मैंने तो देनी देना। एसबीआई क्या करता है, इसको 500 करोड़ देता है और एक्स्ट्रा, तो इसको कितने मिल गए, 1000, एसबीआई से उसको 1000 ही करोड़ आने थे, और एसबीआई के पास अपने 500 करोड़ आए, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। नेट सेटलमेंट ध्यान रखिएगा, नेट सेटलमेंट का मतलब कि अगर माइनस कर दिया जाए, तूने, मैंने किसी के 100 रुपए देने, उसने मेरे 50 रुपए देने, तो वो मुझे कितने देगा, 50 रुपए, मैं बोलूंगा 50 कट गए और 50 तो मुझे दे दे, दैट इज द नेट सेटलमेंट, सही, सिंपल बात है। तो ये नेट सेटलमेंट होता है, यही नेट सेटलमेंट अभी आगे भी काम आए, दैट इज द, सही है। अब इसमें इन लोगों ने आजकल एक नई चीज करी है, जो अभी करंट अफेयर का मुद्दा है, वो क्या है कि इन्होंने एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जोड़ दिया। क्या जोड़ा है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, पढ़ दीजिए, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, समझ लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में क्या होता है, वो फ्रॉडस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई चेक को मॉडिफाई कर दे, साइन वाइन को रहने दे, अमाउंट मॉडिफाई कर दे। तो होता क्या है, जैसे मैंने किसी को चेक दिया 50,000 से ऊपर का अमाउंट का, ठीक, तो मैंने चेक दिया अपने बैंक को, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है मैं इमेज भेजूं। मैंने क्या करा, बैंक के पोर्टल पे एक इमेज डाल दी, भाई ये मैंने चेक दिया है, ये इमेज। अब सोचो जब एसबीआई के पास वो चेक आएगा तो वो उस इमेज से मिलाएगा, बोले हाँ यार ये इमेज तो आई थी, ये इसी ने भेजी है अपने फोन से, क्योंकि वो एक्सेस तो इसी के पास है, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल वेरिफिकेशन हो, दैट इज द। तो ये एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, जिसने चेक काटा होता है, जिसने चेक दिया होता है सामने वाले को, वो खुद ही इमेज भेज देता है, ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। बाकी बैंक तो लगेंगे, तो डबल चेक सिस्टम। अब एक चीज होती है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, पहले बही खाते होते थे, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी हो अगर, तो हैरी पैसे निकालने जाता है, ठीक है, तो बड़े से बैंक में जाता है जहाँ खूब सारे गॉबलिन होते हैं, और वो गॉबलिन उससे पूछता है क्या हैरी पॉटर चाबी लाए, ठीक है, और हैग्रिड चाबी निकाल के देता है। तो सेम काम है इधर। पहले क्या होता था, बैंक में बड़े बड़े बही खाते होते थे, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती थी, उसमें लिखा जाता था, तो अगर मुझे पैसा निकालना है तो मुझे अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बुक तो वहीं। इन्होंने क्या करा, देश में कंप्यूटर आए, टेक्नोलॉजी आई, इन्होंने कोर बैंकिंग सिस्टम डेवलप करा। अब है क्या, मैं अपने एसबीआई से किसी भी ब्रांच में से पैसा निकाल सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास चेकबुक होनी चाहिए। मेरे पास चेकबुक है, मैंने चेकबुक काटी, तो ये 1 लाख, और पेमेंट में लिखा सेल्फ, और उधर दिया, उसने अकाउंट में देखा, उसने चेक मारा और मुझे पैसे दिए, दैट इज द थिंग। तो उसको कैसे पता, चेन्नई वाली को, कि भाई मेरे खाते में कितने पैसे हैं, स्टेट बैंक की ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है, उसे कैसे पता, उसे इसलिए पता है क्योंकि उसके पास एक्सेस है पूरे स्टेट बैंक का। तो स्टेट बैंक की जितनी ब्रांचें हैं वो सब किससे जुड़ी हैं, एक डेटा सेंटर से वो जुड़ी हुई, ठीक है। तो मैं तो एसबीआई में काम ही करता था, तो मेरे पास तो पूरी डिटेल है। ये जो डेटा सेंटर है ये है बेलापुर में, बेलापुर किधर है, मुंबई में। तो बेलापुर में अगर आप रहते हैं तो जीआईटीसी में ये सेंटर है, जीआईटीसी पर बोलते हैं उसको, वहाँ वो सेंटर है बेलापुर में। वो क्या करता है, वो पूरा मॉनिटर कर रहा होता है ऑल ओवर इंडिया में, तो जितना भी डेटा अपडेट होता है हर साल, हर शाम को, वो क्या होता है, वो इस सर्वर में जा रहा होता है, ठीक है, इस सर्वर में जा रहा होता है, हर रात अपडेट होता है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट, और हर रात का मतलब तुरंत, रात भर में पूरा डेटा अपडेट होता है हर दिन। तो ये डेटा सेंटर की तरह काम करता है, इसीलिए हर ब्रांच दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड है। पर अभी भी ये जो कनेक्शन है ये सिंगल ब्रांच के बीच में, ये सिंगल बैंक के बीच में, ब्रांच नहीं, सिंगल बैंक के बीच में, मतलब स्टेट बैंक वाला स्टेट बैंक के अकाउंट देख सकता है, पर वो एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि बैंक ने क्या करा, अपनी ब्रांचों को एक डेटा सेंटर से जोड़ा है। सारे बैंकों ने एक ब्रांच को नहीं जोड़ दिया, अपनी ब्रांचों को एक सेंटर से नहीं जोड़ा, एक बैंक ने एक, जैसे ये वाला सेंटर किसका, एसबीआई का, एक्सिस बैंक का कहीं और होगा, एचडीएफसी का कहीं और होगा, दैट इज राइट।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेफ्ट और आरटीजीएस की। देखिए ये स्टेट बैंक का मैंने नेफ्ट का पेज खोला है, ये सब डिजिटल है। तो देखिए अब नेफ्ट और आरटीजीएस की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात ये भी देख लेते हैं कि नेफ्ट और आरटीजीएस का यूज कहाँ होता है। नेफ्ट और आरटीजीएस जो है ये पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए उपयोगी होता है। नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं नीचे। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये लिखिए, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एसबीआई का ही पेज है। अब होता क्या है, जो आरटीजीएस है उसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मन में सवाल आ रहा होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करने के लिए इन दोनों का यूज होता है। मन में क्या सवाल आ रहा होगा? मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दो दो क्यों बनाए, एक ही से काम चल रहा था। देखिए इसलिए बनाई क्योंकि आवश्यकताएं अलग अलग। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब यह है कि अभी अगर मैंने यहां से आरटीजीएस करा तो आपको क्रेडिट होगा सीधा, ठीक है, दैट विदाउट टाइम लैग, दैट इज द थिंग। वो जाएगा, मतलब जितना सिस्टम टाइम लेता है 1-2 मिनट लेता है और सीधा ट्रांसफर हो जाता है। इसका यूज कौन करेगा? इसका यूज करेंगे बैंक, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बैंक एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति। सही है, क्यों? क्योंकि उन्हें क्विक मनी ट्रांसफर करना है। सही है, जैसे आप मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप का ओनर है, भाई जब तक वो पैसे नहीं भेजेगा तब तक क्या नहीं होगा, उस उधर से पेट्रोल की गाड़ी नहीं आएगी। आपने देखा होगा ना, पेट्रोल की गाड़ी आती है, पूरा टैंकर आता है, वो टैंकर ही नहीं निकलेगा इंडियन ऑयल से। दैट इज द थिंग। तो वो अब नेफ्ट का वो इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेफ्ट में जो होता है वो बैच सेटलमेंट होता है। बैच सेटलमेंट मतलब 30-30 मिनट में सेटलमेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मैंने 9:31 पे नेफ्ट करा, अब मान लीजिए आधे घंटे में होना सेटलमेंट, तो 10 बजे सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब क्या? वो नेट सेटलमेंट होता है। कैसे? अभी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई से आपके एसबीआई से एक्सिस बैंक को नेफ्ट गए कितने? 100 करोड़ के, और एक्सिस बैंक से एसबीआई को गए 50 करोड़ के। एसबीआई से कहां गए? एक्सिस को गए 100 करोड़ के, एक्सिस से एसबीआई को गए 50 करोड़। तो आधे घंटे तक इनको आराम से बिल्डअप होने दिया जाए। आधे घंटे बाद का फिगर है, तो एसबीआई क्या बोलेगा? ऐसा करो एक्सिस बैंक, तुमको हम 150 करोड़ ट्रांसफर कर देते हैं बस। क्यों 50 करोड़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नेट कितना है? 50 करोड़। एक्सिस ने 50 करोड़ देने थे, एसबीआई ने 100 करोड़ देने थे, तो अब एसबीआई किसको? एक्सिस को 50 करोड़ देगा, और सारा क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, सबके अकाउंट में नेफ्ट पहुंच जाएगा। तो नेफ्ट अगर आपको देखने से पता लग रहा होगा कि वो लेट होता है, नीचे लिखा है, देखिए आप नीचे क्या लिखा है? 48 हाफ आवरली बैच। ये किधर है? एसबीआई की साइड है। 48 हाफ आवरली बैच, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 48 आधे आधे घंटे के बैच हो गए। सही है, ये हो गई पहली चीज। पहले ये नेफ्ट और आरटीजीएस 24 घंटे नहीं चलते। सही है, अब क्या करा आरबीआई ने? ये 24/7 चलते हैं, सब दिन, ऑल दिन, सातों दिन चलते हैं, 24 घंटे चल रहे हो। जब आपका मन है तब आप नेफ्ट कर दीजिए। अगर आप ब्रांच से नेफ्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तब जाना पड़ेगा जब बैंक की ब्रांच खुली है, वरना अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। सही है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसके लिए? नाम से ही पता लग रहा है। देखिए आदि जो इकोनॉमी के टर्म्स है, सही है, वो तो नाम से ही पता लग जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ, रियल टाइम में जो सेटलमेंट हो रहा है वो आपका आरटीजीएस से होता है। और नेफ्ट से क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी इसमें जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? बैच वाइज, सही, आधे आधे घंटे में। अब क्या होता है? आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है, सही है, आरटीजीएस की एक मिनिमम लिमिट है, वो कितनी है? 2 लाख रुपए दिख रही होगी आपको, यहाँ लिखिए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? नहीं, मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिए। क्यों? ये एसबीआई के हिसाब से मैक्सिमम। और देखिए उसमें भी ध्यान दीजिएगा, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में, रिटेल मतलब आप और मेरे जैसे, भाई अंबानी के लिए तो देखो आरटीजीएस तो अलग है, देख रहे हो आप। और व्यापार में तो और विस्तार में कोई लिमिट ही नहीं है, 10,000 करोड़ भेज दी, कोई लिमिट नहीं। तो अपर लिमिट कुछ नहीं है। लोअर लिमिट आरटीजीएस की कितनी है? 2 लाख। 2 लाख से कहीं नीचे आपको नहीं दिखेगा, देखो। सही है, ये नीचे वाले क्या है? सब कॉर्पोरेट अकाउंट है। कॉर्पोरेट किनके होते हैं? जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनके अकाउंट। सही है, अच्छा नेफ्ट का कितना है? तो आपको एक चीज याद करनी है, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस 2 लाख, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं, नो लिमिट। नेफ्ट, सही है, नेफ्ट में क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो मिनिमम लिमिट कितनी है नेफ्ट की? कुछ नहीं, 0। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? इट डिपेंड्स, मैक्सिमम लिमिट भी कुछ नहीं है। देखो नीचे देखो आप, मैक्सिमम लिमिट दिख रही होगी, नो लिमिट। अच्छा, ये हर बैंक की अलग अलग होती है। सही, मिनिमम लिमिट आरटीजीएस में होती है 2 लाख,
नेफ्ट की मिनिमम वो लिमिट 1 रुपया, ऑब्वियस सी बात है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई मिनिमम नहीं है, लेकिन कुछ तो भेजोगे, सही, जीरो तो नहीं भेज सकते, ऑब्वियस सी बात है, वो जाएगा ही नहीं। और मैक्सिमम नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, सिंपल सी बात, सही। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये बैंक का एक पूरा सिस्टम चलता था, तो आरबीआई ने ये सोचा, जैसे क्या होता है, अब जैसे मुसीबत आ जाए कभी कभी ना, कोई मुसीबत आ जाए, कहीं डिजास्टर आ जाए, कभी सिस्टम काम ना करे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो आरबीआई ने एक बैकअप प्लान बनाया। तो बैकअप प्लान उन्होंने क्या बनाया, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया। अभी लाइट वेट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, वो एक बैकअप की तरह कि कभी डिजास्टर आ गया, ये खराब हो गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एलपीएसएस बनाया। इसका नाम क्या है, एलपीएसएस, और फुल फॉर्म क्या है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सही है, तो आरबीआई ने ये क्यों बनाया, बैकअप के लिए, कि बैकअप अगर कुछ खराब हो जाए, कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, नेफ्ट आरटीजीएस काम ना करे, तो देश में बिजनेस ना रुके, तो हम इसका यूज कर लें। जैसे हम जनरेटर रखते हैं ना घर में, जनरेटर रखते हैं कि लाइट चलेगी तो फिर वो जनरेटर स्टार्ट कर, और ये कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है मिनिमम स्टाफ में। अब बीच बीच में आरबीआई इसकी टेस्टिंग भी करता है, दैट इज द, यहाँ से एनपीसीआई से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सही है। अभी हम यूपीआई ये सब पढ़ेंगे, तो काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपको सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, आगे की क्लास कंटिन्यूस रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।